Good evening, everyone. So, in the last two videos, we have discussed unit number 1 and unit number 2, very important short questions for upcoming logic and philosophy examination under AHSEC. So, in this video, we'll discuss unit number 3. So, before that, I want to make you clear that लास्ट वीडियो पे हमने ये देखा था कि एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन पे हमें डाउट था कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे हमें थोड़ा डाउट था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, एक्सपेरिमेंट इज फाइंडिंग ए फैक्ट एंड ऑब्जर्वेशन इज मेकिंग वन, ऑब्जर्वेशन सक्सीड्स एक्सपेरिमेंट, इन एन एक्सपेरिमेंट वन कैन नॉट पास फ्रॉम इफेक्ट टू द कॉज। तो यहाँ इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा, इसको लेके हमें थोड़ा डाउट था। तो यहाँ पे मैंने करेक्शन कर लिया है ऑलरेडी। तो ये होगा क्वेश्चन कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, एक्सपेरिमेंट इज़ फाइंडिंग ए फैक्ट एंड ऑब्जर्वेशन इज़ मेकिंग वन, ऑब्जर्वेशन सक्सीड्स एक्सपेरिमेंट, इन एन एक्सपेरिमेंट वन कैन नॉट पास फ्रॉम इफेक्ट टू द कॉज। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है 3। इन एन एक्सपेरिमेंट वन कैन नॉट पास फ्रॉम इफेक्ट टू द कॉज। एक्सपेरिमेंट पे क्या होता है, हम कॉज से इफ़ेक्ट पे जा सकते हैं, कॉज से हम इफ़ेक्ट पे जा सकते हैं, लेकिन इफ़ेक्ट से हम कॉज पे नहीं आ सकते, इफ़ेक्ट से हम कॉज पे नहीं आ सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हाइड्रोजन को हम ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो हमें मिलता है वाटर, ठीक है। हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो हमें मिलता है वाटर। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो वाटर का कॉज है, ठीक है। तो कॉज से हम इफ़ेक्ट पे जाते हैं, लेकिन वाटर से वापस हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पे हम नहीं आ सकते, बिकॉज यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट किया है। ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंट है। तो इन एन एक्सपेरिमेंट हम इफ़ेक्ट से कॉज पे हम वापस नहीं आ सकते हैं। तो इसका जो करेक्शन है वो कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 जो है, यूनिट नंबर 3 का नाम है हाइपोथेसिस, ठीक है। तो हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस है किसी भी घटना को एक्सप्लेन करने के लिए कभी कभी हमें एक अस्थायी अनुमान करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोविशनल सपोजिशन। प्रोविशनल सपोजिशन, ठीक है। प्रोविशनल सपोजिशन, प्रोविशनल सपोजिशन जो है, इसी प्रोविशनल सपोजिशन को बोला जाता है हाइपोथेसिस, अस्थायी अनुमान। ये हमारा अनुमान करेक्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये प्रोविशनल है, ठीक है, अस्थायी है, स्थायी नहीं है, ठीक है। तो इसको ही बोला जाता है हाइपोथेसिस। जैसे फॉर एग्जांपल सोच लो कि हमारे घर के आसपास कहीं पे भी एक रॉबरी हुआ है, या फिर डकैती जो है वो हुआ है, या फिर चोरी जो है वो हुआ है। तो उस चोर को किसने चोरी किया है उसको लेके अगर मुझे हाइपोथेसिस करना है, तब अगर मैं प्रोविशनल सपोजिशन करता हूँ, मतलब अस्थायी एक अनुमान करता हूँ कि शायद उस घर के जो सर्वेंट है उसने चोरी किया है, तो उसको ही बोला जाता है हाइपोथेसिस करना। हाइपोथेसिस के मदद से बहुत सारे बड़े बड़े थ्योरीज जो है उसको बनाए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो भी बनाया गया था हाइपोथेसिस के द्वारा ही। तो यहाँ पे बताया गया है कि स्टेट वन कंडीशन, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्टेट वन कंडीशन ऑफ लेजिटिमेट हाइपोथेसिस। एक वैलिड लेजिटिमेट हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? लॉफुल हाइपोथेसिस। लॉफुल हाइपोथेसिस, लॉफुल हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? वैलिड हाइपोथेसिस भी बोल सकते हैं इसको हम, या फिर हम करेक्ट हाइपोथेसिस भी बोल सकते हैं। तो एक करेक्ट हाइपोथेसिस का एक कंडीशन लिखना है, एक शर्त लिखना है कि एक करेक्ट हाइपोथेसिस में क्या शर्त होना चाहिए। हाइपोथेसिस मस्ट बी वेरीफिएबल। हाइपोथेसिस मस्ट बी वेरीफिएबल मतलब क्या है कि तुम एक ऐसा हाइपोथेसिस करोगे जिसको हम क्या कर सकते हैं? वेरीफाई कर सकते हैं। यही कंडीशन होना चाहिए एक हाइपोथेसिस का, लेजिटिमेट हाइपोथेसिस का, ठीक है। नेक्स्ट, हाइपोथेसिस इज ए डैश सपोजिशन। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला है कि हाइपोथेसिस जो है वो एक प्रोविशनल सपोजिशन है, अस्थायी अनुमान है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ हाइपोथेसिस? तो फर्स्ट स्टेज ऑफ हाइपोथेसिस इज ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स। हाइपोथेसिस के टोटल 4 स्टेजेस हैं। 4 स्टेजेस में से फर्स्ट आता है तुम्हारा ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स।
फर्स्ट स्टेज जो है वो है आता है तुम्हारा ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स। जो सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज आता है फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। थर्ड स्टेज जो है वो आता है एप्लीकेशन ऑफ डिडक्टिव मेथड। एंड फोर्थ स्टेज जो है वो होता है वेरिफिकेशन। ठीक है, तो ये है 4 स्टेज ऑफ हाइपोथेसिस। फर्स्ट स्टेज जो है यहाँ पे मिला है फर्स्ट स्टेज, यहाँ पे है सेकंड स्टेज, यहाँ पे है तुम्हारा थर्ड स्टेज और यहाँ पे है तुम्हारा फोर्थ स्टेज। तो ये 4 स्टेजेस है हाइपोथेसिस के। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ हाइपोथेसिस आर देयर, व्हाट आर दीज। 2 मार्क्स का भी आ सकता है, 4 मार्क्स का भी आ सकता है या फिर 6 मार्क्स का भी आ सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ हाइपोथेसिस। तो वेरिफिकेशन जो है, वेरीफाई करना, ये हाइपोथेसिस का लास्ट स्टेज है। थर्ड स्टेज क्या है हाइपोथेसिस का, व्हाट इज़ द थर्ड स्टेज ऑफ हाइपोथेसिस, एप्लीकेशन ऑफ डिडक्टिव मेथड। कि हाइपोथेसिस जब हम करेंगे उससे हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर पाए, डिड्यूस कर पाए, तो उसको बोला जाता है डिडक्टिव मेथड। तो इसको बोला जाता है थर्ड स्टेज ऑफ हाइपोथेसिस। व्हाट इज़ द सेकंड स्टेज ऑफ हाइपोथेसिस। सेकंड स्टेज क्या है हाइपोथेसिस का, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फर्स्ट हम चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, देन हाइपोथेसिस करेंगे। फर्स्ट हमें देखना पड़ेगा कि चोरी हुआ है, उसके बाद जाके हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस जो है वो करेंगे। तो फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स, ऑब्जर्व करना सब कुछ, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, उसके बाद हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि हाँ इस सर्वेंट ने किया है। अभी कंक्लूजन ड्रॉ करने के बाद लास्ट में जो होता है वो हम करते हैं वेरिफिकेशन, वेरीफाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंडीशन ऑफ लेजिटिमेट टेस्टेबिलिटी ऑफ ए वैलिड हाइपोथेसिस। इसका मतलब क्या है, टेस्टेबिलिटी ऑफ ए वैलिड हाइपोथेसिस का मतलब क्या है। इट मीन्स दैट हाइपोथेसिस मस्ट बी सच दैट इट कैन बी वेरीफाइड आइदर टू बी ट्रू और टू बी फॉल्स। टेस्टेबिलिटी का मतलब यही है, टेस्टेबिलिटी ऑफ वैलिड हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि तुम्हारा हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए इसको तुम वेरीफाई करके ये बोल पाओ कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। एक ऐसा हाइपोथेसिस किया जिससे कोई भी वेरिफिकेशन नहीं किया जाता। जैसे फॉर एग्जांपल जो ड्रॉट आसाम पे चल रहा है उसके लिए कारण तुमने दिया है, उसका नाम क्या है, चाइना को। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक वैलिड हाइपोथेसिस नहीं होता है। ठीक है, सोच लो कि तुम्हारे उसका नाम क्या है, आसाम पे आसाम जो स्टेट है यहाँ पे ड्रॉट चल रहा है। ठीक है, सोच लो, तो उसका अगर तुम हाइपोथेसिस करते हो कि शायद ये ड्रॉट जो है वो करवाया है चाइना ने, तो ये एक वैलिड हाइपोथेसिस नहीं है। तो तुम्हारा हाइपोथेसिस हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसको हम वेरीफाई कर पाए, जज कर पाए एज ए ट्रू और फॉल्स। तो इसको ही बोला जाता है टेस्टेबिलिटी ऑफ ए वैलिड हाइपोथेसिस। नेक्स्ट, डायरेक्ट वेरिफिकेशन ऑफ ए हाइपोथेसिस कैन बी डन बाय ऑब्जर्वेशन ओनली। इज इट ट्रू? यस। अगर कोई भी हाइपोथेसिस डायरेक्टली वेरीफाई करना है तो तुम्हें पहले ऑब्जर्वेशन करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए इसका आंसर होगा ट्रू। व्हाट इज़ वर्किंग हाइपोथेसिस? ऑलरेडी रिटन मतलब क्या है, ब्रॉड क्वेश्चंस पे ऑलरेडी रिटन है। और ब्रॉड क्वेश्चंस पे कहाँ पे रिटन है ये बाद में जब हम ब्रॉड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तब बताया जाएगा। वर्किंग हाइपोथेसिस क्या है, किसी भी हाइपोथेसिस को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे हाइपोथेसिस होते हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे घटनाएं होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो उस कॉम्प्लेक्स घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए जब हम जस्ट स्टार्ट करते हैं हाइपोथेसिस करना, उस स्टार्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को बोला जाता है वर्किंग हाइपोथेसिस, काम चलाओ हाइपोथेसिस। ठीक है, व्हाट इज वेरा कॉज? वेरा कॉज का मतलब क्या है? वेरा कॉज का मतलब है रियल कॉज, सच्चा कॉज। किसी भी घटना का रियल कारण जो है उसको बोला जाता है वेरा कॉज इन हाइपोथेसिस। नेक्स्ट, आर ऑल हाइपोथेसिस वैलिड और लेजिटिमेट? क्या तुम जो भी हाइपोथेसिस करोगे वही वैलिड होगा? नहीं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला है कि आसाम पे ड्रॉट का कारण जो है तुम बता रहे हो चाइना। ठीक है, तो वो एक वैलिड हाइपोथेसिस नहीं हो सकता। तो सभी हाइपोथेसिस जो है वो वैलिड नहीं होता है। नो आंसर होगा आंसर। हाइपोथेसिस इज ऑलवेज प्रोविजनल इन कैरेक्टर। इज इट ट्रू? हाइपोथेसिस क्या हमेशा प्रोविजनल होना चाहिए? प्रोविजनल मतलब अस्थायी होना चाहिए। हाँ, किसी भी घटना को एक्सप्लेन करने के लिए हम डेली लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे हाइपोथेसिस करते रहते हैं। ठीक है, तो हाइपोथेसिस हमेशा जो है वो प्रोविजनल होता है। हाइपोथेसिस इज ए स्किलफुल ग्रास वर्क, द फर्स्ट स्टेज ऑफ डिस्कवरी। डू यू एग्री? आंसर है यस। हाइपोथेसिस जो है वो ग्रास वर्क है। ठीक है, स्किलफुल ग्रास वर्क, और ये फर्स्ट स्टेज ऑफ डिस्कवरी। किसी भी चीज़ को डिस्कवर करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसको डिस्कवर करने के लिए सबसे पहले मुझे हाइपोथेसिस ही करना पड़ेगा। ठीक है, पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि एप्पल जो है वो ऊपर से नीचे क्यों गिरा है। ठीक है, उसके बाद मैं हाइपोथेसिस करूँगा कि शायद जो अर्थ के जो सेंटर है वो हर एक चीज़ को खींचता है। ठीक है,
तो ऐसे बनता है हाइपोथेसिस, ठीक है। तो हाइपोथेसिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डिस्कवरी, तो आंसर है यस। नेक्स्ट, द हाइपोथेसिस इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लूइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ हाइपोथेसिस। बोला है कि हाइपोथेसिस में एक काइंड है वर्किंग हाइपोथेसिस, वहाँ पे एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लूइड, ठीक है। तो ये वर्किंग हाइपोथेसिस का क्या है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, what was the hypothesis with the help of which the following theories were discovered? वो कौन से हाइपोथेसिस है जिसके मदद से ये सभी थ्योरीज जो है, ये सभी थ्योरीज को बनाया गया है। तो फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया गया है एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस के माध्यम से, और किसने दिया है, आइजैक न्यूटन जो है उन्होंने ये चीज़ दिया था। जियोसेंट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेवनली बॉडीज, अर्थ जो है वो सेंटर में है एंड बाकी सभी उसके राउंड राउंड घूमते हैं, वो पहले बहुत पहले का एक थ्योरी था, ठीक है, जिसको दिया है डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, जिसको दिया था टोलेमी ने, ठीक है। बाद में इसको क्रिटिसाइज करके सन को सेंटर में रखा गया था। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये भी थ्योरी हमारे हाइपोथेसिस से बनता है और ये दिया था मैक्सवेल ने, ठीक है। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल जो है उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दिया था, इलेक्ट्रिसिटी के साथ मैग्नेट का कंपैरिजन करके उन्होंने एक एनालॉजी करके उन्होंने ये थ्योरी दिया था, ठीक है। तो ये जो 15 क्वेश्चंस है, ये 15 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर अपकमिंग लॉजिक एंड फिलोसफी एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस चैप्टर। तो एक बार अच्छे से इन जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को एक बार देख लेना सभी। थैंक यू।